सबको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाकर अपना टैक्स बचाना होता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है। जैसे कि नामधारी सीड्स के केस में कंपनी का मेन बिजनेस था प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ हाइब्रिड सीड्स। कंपनी खुद भी कुछ लैंड ओन करती थी जिसमें कल्टीवेशन होता था। साथ ही साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी थी, जिसमें उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट किया था। कंपनी फार्मर्स को सीड्स, टेक्निकल नो हाउ और सुपरविजन प्रोवाइड करती थी, लेकिन बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि जमीन को तैयार करना, उसमें बीज बोना और पानी डालना, ये फार्मर्स ही कर रहे थे। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाकर अपना ITR फाइल कर दिया, लेकिन IT डिपार्टमेंट का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल में लैंड का बेनिफिशियल इंटरेस्ट कल्टीवेटर के पास होता है, जो कि इस केस में फार्मर्स हैं, कंपनी नहीं। कंपनी का एग्रीमेंट केवल ये था कि वो फार्मर्स से प्री डिटरमाइंड रेट पे बीज खरीद ले। कंपनी ने फार्मर्स को सीड्स, टेक्निकल नो हाउ और सुपरविजन भले ही प्रोवाइड किया, लेकिन बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जैसे कि जमीन को तैयार करना, बीज डालना और पानी डालना, ये फार्मर्स ने ही किए। कोर्ट ने कहा कि कंपनी का जो भी इनकम हुआ है वो फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट की वजह से हुआ है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से नहीं। इसलिए हाई कोर्ट का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं। इस डिसीजन के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फेमस डिसीजन का रेफरेंस देते हुए कहा, किसी भी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए दो बातों का होना जरूरी है, एक तो एग्रीकल्चरल लैंड और दूसरे उस लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इन दोनों के बिना किसी भी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना ही नहीं जा सकता।